Assalamu alaikum students. Today we're starting chapter 9 Understanding Plant Assets, a very important topic in accounting. मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाऊंगी बल्कि हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आपको ये याद भी रहे और एग्जाम में अप्लाई करना भी आ जाए. So let's begin with the foundation and what you learn in this course. So the purpose of accounting, definition of plant assets and its some characteristics, capital versus revenue expenditures, total cost calculation, asset type breakdown, and FMV based lump sum allocations. And we'll solve some problems which are problem 9.1a, 9.1b, exercise 9.1, brief exercise 9.1. So here's how we start. So let's begin with the foundation. अकाउंटिंग का काम क्या होता है बेसिकली. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ऐसे समझें, अगर एक दुकान चल रही है और ओनर को यही नहीं पता कि उसके प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है या उसके पास कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो अपना बिजनेस कैसे मैनेज करेगा, कैसे रन करेगा. तो अकाउंटिंग का मेन काम ये है कि बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना. सो बेसिकली ताकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है और फिर उनको प्रॉपर फॉर्म में समराइज करता है और फिर उस डाटा को रिपोर्ट करता है ताकि ओनर या इन्वेस्टर को क्लियर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले. यानी रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट करना, फिर समझना और फिर डिसीजन बनाना. तो ये उसका प्रोसेस है. एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपने एक मशीनरी ली है 1 लाख की और उसका सेटअप 5,000 का हुआ, तो अकाउंटिंग के बिना आप याद भी नहीं रख पाएंगे कि असली कॉस्ट क्या थी. इसलिए हम अकाउंटिंग से हर ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं. तो ये हमारी इनकम, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे एसेट्स क्या हैं, इन सब को ये ट्रैक करती है और जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हम प्लांट एसेट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर फोकस करेंगे. प्लांट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं. ये वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती हैं. सही है. टेंजिबल होती हैं यानी फिजिकल फॉर्म में होती हैं. इंटेंजिबल भी होती हैं बट मेनली हम सिर्फ टेंजिबल पर ही बात करते हैं मोस्टली, और रीसेल के लिए नहीं होती बल्कि यूज़ के लिए होती हैं. सो बेसिकली प्लांट एसेट्स, अगर एक छोटी सी समरी बनाई जाए तो प्लांट एसेट्स लॉन्ग लिव्ड एसेट्स होते हैं, यूजुअली 1 साल तक, और ये हम बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज़ के लिए करते हैं, हम रीसेल के लिए नहीं करते. आई रिपीट, दे आर इंटेंडेड नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज़. फॉर एग्जाम्पल, एक कोरोला है, आपने टोयोटा से बाई की. सही है. तो अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करेंगे, अपने यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो वो प्लांट एसेट कहलाएगा. बट अगर आप उसको सेल करने के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो जाएगी. सही है. और ये इसकी एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, लैंड्स. जो आप यूज़ के लिए करेंगे हम उन्हें प्लांट एसेट्स कहेंगे. तो ये कुछ अकाउंटेबल इवेंट्स हैं जो हम प्लांट एसेट में यूज़ करते हैं कि इस चैप्टर में यही कवर होंगे. जैसे कि एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना. जब भी कोई प्लांट एसेट बिजनेस में आता है तो 3 मेजर स्टेजेस उसके होते हैं. एक्विजिशन का मतलब है कि जब एसेट आप परचेज करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे तो एक्विजिशन हम करेंगे, या तो खरीदने के टाइम पर या तो खरीदने के बाद. एक्विजिशन हो गया. उसके बाद है डेप्रिसिएशन, कि जब एसेट को यूज़ किया जाता है और हर साल उसकी वैल्यू कम होती है तो तब हम उसकी डेप्रिसिएशन को एलोकेट करते हैं, उसकी कॉस्ट. सो नाउ वी विल सी द कैटेगरीज ऑफ प्लांट एसेट्स. तो बेसिकली इनकी प्लांट एसेट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होती है टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड देन लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज. तो टेंजिबल एसेट्स में 2 चीज़ें आती हैं. एक तो उसके बेसिकली टेंजिबल एसेट्स होते क्या हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है. बेसिकली टेंजिबल एसेट्स वो फिजिकल ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा एसेट होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, पर जब आप उसको यूज़ कर लोगे तब
वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। तो इसमें जैसे बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स ऐसी चीज़ें आती हैं। अब टेंजिबल एसेट्स की आगे दो कैटेगरीज होते हैं। एक होती है एस प्लांट प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन, जिसकी डेप्रिसिएशन अंदर होगी, जैसे कि आपकी जिसकी लिमिटेड लाइफ होगी। जैसे कि आप मल्टीमीडिया आप यूज़ करते हो तो उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। सही है, जिसमें आप जो डेप्रिशिएट भी करते रहता है। फिर उसकी दूसरी कैटेगरी है लैंड। लैंड जो है इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डेप्रिसिएशन और इसकी अनलिमिटेड टर्म ऑफ एग्जिस्टेंस होती है। सो बेसिकली टेंजिबल एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक जिसमें डेप्रिसिएशन होती है जैसे आपका मल्टीमीडिया, और एक जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती जैसे कि आपकी लैंड। सो द सेकेंड कैटेगरी इज़ natural resources. Natural resources are for the purpose of extracting। ये वो valuable resources होती हैं जिनसे जब इन फिक्स्ड एसेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री में, आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तब वो इन्वेंट्री में चेंज हो जाता है। So these are naturally occurring assets used in business and are depleted, not depreciated। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की आगे भी जब भी अकाउंटिंग आएगी तो वो हमेशा डिप्लीट होते हैं, नॉट डेप्रिशिएट। उनकी वैल्यू नहीं गिरती बल्कि वो डिप्लीट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल रिजर्व्स एक्सट्रैक्टेड फॉर फ्यूल, टिम्बर ट्रैक्स, फॉरेस्ट यूज फॉर कटिंग वुड और मिनरल डिपॉजिट, गोल्ड, सिल्वर, कोल एक्सेट्रा। सो वी डोंट डेप्रिशिएट नेचर, वी डिप्लीट इट। थर्ड कैटेगरी इज इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती पर आगे जाके हमें ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं। इनको एमोर्टाइज किया जाता है ओवर टाइम, लाइक डेप्रिसिएशन बट फॉर नॉन फिजिकल थिंग्स। एमोर्टाइजेशन भी हमारे पास डेप्रिसिएशन की तरह ही होती है, बट एमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर नॉन फिजिकल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस समथिंग, trademarks, brand, logo protection, copyrights, legal rights, goodwill is a value paid over and above for a company, software licenses। तो ये सारे वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट स्टिल वो प्लांट एसेट्स में हम काउंट करने से कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो ये सारी चीज़ें। So now we'll see the main thing which is capital versus revenue expenditure। आगे आपको इनमें आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आपको कंडीशंस दी जाएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ मनी स्पेंड टू बाय और इम्प्रूव अ लॉन्ग टर्म एसेट दैट हेल्प्स द बिजनेस फॉर ईयर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली ये है कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे, उनको आपके एसेट की वैल्यू को एक्सटेंड करेंगे, उसकी लाइफ बढ़ाएंगे और उसे रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाएंगे। सो बेसिकली और ये कॉस्ट एसेट में इंक्लूड होती है, यानी कैपिटलाइज्ड होती है। ये बैलेंस शीट पे एसेट के नाम से शो होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बाइंग अ न्यू मशीन, अगर आप नई मशीन बाय कर रहे हो, नया डिलीवरी ट्रक बाय कर रहे हो या एक नया इंजन बाय कर रहे हो मशीन के लिए जो आगे फ्यूचर में आपके उनको मशीन लाइफ को बढ़ा सकता है, तो तब हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। जैसे कि सोलर पैनल्स आप ऐड करते हो टू रिड्यूस द फ्यूचर बिल, तो ये सारी चीज़ें हम किस में लाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इट्स नॉट अ एक्सपेंस बट इट्स द मनी स्पेंड टू बाय और इम्प्रूव अ लॉन्ग टर्म एसेट। द सेकेंड वन इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम सिंपली कहते हैं ये वो एक्सपेंस होता है, ये वो खर्चे होते हैं जो सिर्फ एसेट को मेंटेन करते हैं, रूटीन बेसिस पे किए जाते हैं एंड बिजनेस को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, और ये इनकम स्टेट में एक्सपेंस की तरह दिए जाते हैं, नॉट एज एसेट। फॉर एग्जाम्पल ऑयल चेंज करवाना, अब ये तो रेगुलर है, ये रिकरिंग है, ये तो चलता रहेगा। देन इज रीपेंटिंग वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे करते हो, माइनर रिपेयर जैसे कि लीकी रूफ को आप ठीक करो, तो दीज आर रिकरिंग थॉट्स। सो दीज आर रिकरिंग एक्सपेंसेस विच हैपन ओवर टाइम। there's a कंपैरिजन टेबल जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैपिटल और रेवेन्यू में फ़र्क क्या है। सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यू को बढ़ाते हैं, लाइफ को बढ़ाते हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन्स द करंट स्टेट। Capital expenditure is recorded as asset on balance sheet, while revenue expenditure is recorded as expense on income statement.
Capital expenditure benefits long term. It improves the long term asset, while revenue expenditure for short term, usually month or week. कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप इक्विपमेंट बाय करते हो टू इंक्रीज द लाइफ, आप फैक्ट्री बिल्ड करते हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वही रिपेयर्स, रूटीन सर्विसिंग जो आप करते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट के लिए यूज़फुल होता है, इसलिए उसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता तुम्हारी बैलेंस शीट पर, बट क्योंकि खर्चे तो बढ़ते रहते हैं, एक्सपेंसेस तो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका करंट ईयर प्रॉफिट कम हो जाता है और इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्रांड न्यू प्रिंटिंग मशीन बाय करते हो तो ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है, ठीक है, एक नया एसेट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, इसलिए ये कैपिटल में आया। रिप्लेसिंग वॉर्न आउट टायर्स ऑन डिलीवरी ट्रक, तो ऑब्वियसली इट्स अ रेवेन्यू क्योंकि ये एक रूटीन मेंटेनेंस है जो आपको करनी चाहिए। देन इज इंस्टॉलिंग सोलर प्लान्स टू रिड्यूस फ्यूचर बिल, अब आप फ्यूचर के लिए कुछ करना चाह रहे हो, वन टाइम कॉस्ट है, तो वो क्या हो गई, कैपिटल। देन इज अपग्रेडिंग अ मशीन विद ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको फ्यूचर में जाके आपको हेल्प करेगी, सो इट इम्प्रूव्स द फंक्शनैलिटी, तो इसलिए ये हमारी कैपिटल में आती है। नाउ विल गो थ्रू द एक्विजिशन, कि आप जब एसेट को खरीदते हो तो आप में तो कौन कौन से खर्चे आपको करने पड़ते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एसेट। तो सोचिए आपने एक मशीन खरीदी है, सिर्फ मशीन की प्राइस ही कॉस्ट नहीं होती, आपको इस मशीन को इंस्टॉल करवाना होता है, ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, टेस्ट करवाना होता है, ताकि वो फुली रेडी हो जाए यूज़ के लिए। तो जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं एसेट को यूजेबल बनाने के लिए, वो सब उसकी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट सिंपली एक ऐसी कॉस्ट है कि जब आप एक एसेट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाते हो, कि उसके बाद आपको कोई एक्सपेंसेस वगैरह ना हो, तो वो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट। तो ये सारी चीज़ें हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट में। परचेज प्राइस आएगी कि आप कितनी की चीज़ ले रहे हो, सेल्स टैक्स आएगा, फ्राइट चार्जेस, आप उसको ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, आप उसको इंस्टॉलेशन करवाओगे, उसकी टेस्टिंग करवाओगे, और इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट, अगर बायर पे कर रहा होगा तो हम उसकी इंश्योरेंस भी करेंगे। तो ये सब कॉस्ट एसेट की वैल्यू में ऐड होती हैं। देन इज कुछ होती हैं जो आप कैपिटलाइज नहीं करते। एक तो एट टाइम ड्यूरिंग अनलोडिंग के दौरान फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हो गया, या फिर उसके हम कॉस्ट नहीं करते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान भी अगर कोई कॉस्ट आएगी तो हम उसको भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रिपेयर्स ड्यू टू डैमेज, स्टाफ ट्रेनिंग, क्योंकि वो एक ह्यूमन पर खर्चा हो रहा है, ना कि आपके फ्यूचर में आपको हेल्प कर रहा है। सो स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, repairs due to damage, insurance after delivery, annual license और registration fees। तो ये सब इनडायरेक्ट या रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, इनका कोई ताल्लुक एसेट की यूजेबिलिटी से नहीं होता, इसलिए ये कैपिटलाइज नहीं होते। सो फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी बाइज अ प्रिंटिंग मशीन फॉर ₹500,000, ओके, सो इट पेज फ्राइट चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग स्टाफ। तो इसमें से हमारे पास कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे? इट्स ऑब्वियसली द एडवर्टाइजिंग एंड ट्रेनिंग फीस, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे पास एक्सपेंस पे काउंट होते हैं। तो हमारे पास इस स्लाइड में दो क्राइटेरियाज हैं जो आप कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे आपको। इट्स अ टिप। बेसिकली सबसे पहले आप फ्रिक्वेंसी देखते हो कॉस्ट की, और एक बेनिफिट पीरियड, वो कितना टाइम तक आपको बेनिफिट देगा। अगर तो वो वन टाइम बेनिफिट, अगर तो आपकी वन टाइम कॉस्ट है जैसे कि सोलर पैनल की, तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, और अगर वो रिकरिंग है, बार बार आपको देनी पड़ी है किसी की फीस या जो भी, तो वो एक्सपेंस में आएगा। सेकेंड कैटेगरी है बेनिफिट पीरियड। अगर वो आपको एक साल से ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो आप उसको कैपिटलाइज करोगे, और अगर एक साल या उससे कम है तो आप उसको। So when we talk about the cost of plant asset, we usually focus on what it costs to buy and get it ready for use. But sometimes even after acquisition, the company spends more money on the asset. तो उसे हम post acquisition कहते हैं। The question is, should that spending be capitalized, added to the asset value, or expensed, written off immediately? So basically आप उसको capitalize कब करते हो? You capitalize post acquisition only when the cost enhances operation efficiency। जैसे आप
मशीनरी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हो या बेटर अच्छे टूल्स ला रहे हो ताकि वो प्रोडक्शन टाइम को कम कर सकें, या तो वो इम्प्रूव करें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। फॉर एग्जांपल आपने नए पार्ट्स ऐड किए, नई मशीनरी ऐड की, इससे इनपुट बढ़ा, then it extends useful life of the asset. So replacing the roof of factory building to make it usable for 10 more years. तो इससे क्या हुआ, आपकी लाइफ बढ़ी, आपके प्लांट एसेट की लाइफ बढ़ी। तो ऐसे अगर ये 3 कंडीशंस मीट करती हैं तो आप उसको पोस्ट एक्विजिशन को आप कैपिटलाइज करोगे। सो हियर्स अ ट्रिक कि अगर खर्चा मशीन को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा साल तक चलाने वाला बनाता है तो ऐड टू द एसेट, कैपिटलाइज कर दो उसे सिंपली। फॉर एग्जाम्पल इनको आप कैपिटलाइज करो, जैसे कि रिकंडीशनिंग मेजर पार्ट्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीजेज लाइफ, अपग्रेडिंग सिस्टम फॉर बेटर आउटपुट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इंस्टॉलिंग न्यू कंपोनेंट्स फॉर एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एड्स न्यू फीचर टू द एसेट। और आप इनको कैपिटलाइज नहीं करते बल्कि इंस्टेड आप उसको एक्सपेंस में डालते हो, जैसे कि वॉर्न आउट पार्ट्स हो कि वो आपके रूटीन रिप्लेसमेंट्स है, आपको रूटीन पे करने चाहिए और आप करते हो। Add minor fixes or small repairs or do not extend the life or improve the output। तो आप इसमें सिंपली वो नहीं रखते जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आपकी लाइफ को नहीं बढ़ाता है, आपके इम्प्रूव आउटपुट को नहीं बढ़ाता। तो अगर सिर्फ थोड़ा ठीक कर रहा हो और कोई बड़ा फ़ायदा ना दे रहा हो तो एक्सपेंस लिख दो और एसेट में ना डालो। सो देर आर सम स्पेशल कंसिडरेशंस जो हम प्लांट एसेट में उनको भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि लैंड वर्सेस लैंड इम्प्रूवमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द लैंड, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूनिक होती है। सो लैंड एक ऐसा एसेट है जिसका यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब लैंड को कभी डेप्रिशिएट नहीं करते। लैंड की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं हम उसकी परचेज प्राइस, हमने कितने की ली, लीगल फीस में टाइटल ट्रांसफ़र, रियल स्टेट कमीशन भी लेते हैं वो, ग्रेडिंग, लेवलिंग ऑफ द लैंड। फॉर एग्जांपल अगर आपको पुरानी बिल्डिंग को रिमूव करना हो तो अगर लैंड पर पहले से स्ट्रक्चर हो तो आप उसी कॉस्ट को एंकर करते हो। सो लैंड नेवर गेट्स सोल्ड, एनीथिंग स्पेंट टू मेक द लैंड रेडी फॉर यूज इज कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जांपल हियर द सेकंड कंडीशन इज़ कि अगर आपने एक लैंड एक ऐसी जगह पे ली है जहाँ पर पहले से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो सो द कॉस्ट ऑफ टेयरिंग डाउन एंड रिमूविंग अनयूजेबल बिल्डिंग को भी आप कैपिटलाइज करते हो। सो इट इज़ द नेट रिमूवल कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस, तो उसको भी हम अकाउंटिंग में करते हैं इनकर। सो लैंड इम्प्रूवमेंट्स ये वो फीचर्स हैं जो लैंड के साथ ऐड की जाती हैं लेकिन उनकी अपनी लिमिटेड लाइफ होती है। सो दीज आर इम्प्रूवमेंट्स टू द रियल स्टेट, उनकी ये वो एडिड फीचर्स होती हैं, वो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो आप देते हैं किसी को, और ये वेयर आउट भी कर जाती हैं। इनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है एज कम्पेयर टू लैंड, इसीलिए आप इनको डेप्रिशिएट करते हो वाइल लैंड वॉज नॉट डेप्रिशिएबल। तो इसमें क्या इंक्लूडेड हो सकता है, पार्किंग लॉट्स, ड्राइव वेज, फेंसेस, स्प्रिंकल सिस्टम्स, लाइटनिंग, लैंडस्केप्स, तो इन सब को डेप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि ये इवेंचुअली वेयर आउट हो जाते हैं। सो लैंड हैज़ इनफाइनाइट लाइफ, नो डेप्रिसिएशन, वाइल लैंड इम्प्रूवमेंट्स हैज़ लिमिटेड लाइफ विच इज़ डेप्रिशिएटेड। Let's now differentiate between two common asset types, building and equipment. बिल्डिंग्स में हमारे पास आगे चार कैटेगरीज आती हैं बेसिकली। न्यू बिल्डिंग्स होती हैं या तो यूज्ड बिल्डिंग्स आप लोगे। अगर आप न्यू बिल्डिंग्स लोगे तो उसमें आपकी परचेज प्राइस आप कैलकुलेट करोगे, टाइटल ट्रांसफ़र, क्लोजिंग कॉस्ट, लीगल या ब्रोकर की फ़ीस, इन सब को आप कैपिटलाइज करते हो। अगर आप यूज्ड बिल्डिंग लोगे तो आप ऑब्वियसली उस पर रिपेयर्स होंगे, परचेज से पहले या इमीडिएटली आफ्टर किए जाते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन अगर वो रिपेयर्स बाद में किए गए तो वो एक्सपेंस में काउंट होंगे। सो देन इज़ कंस्ट्रक्टेड। अगर आप कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लोगे तो उसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी, आर्किटेक्ट की फ़ी, बिल्डिंग परमिट्स आपको लेने पड़ते हैं, एक्सकवेशन, कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, सो और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड करोगे तो इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज़ कैपिटलाइज्ड, उसको आप कैपिटलाइज्ड करोगे ना कि एक्सपेंस में। पर अगर आफ्टर हुआ तब आप उसको एक्सपेंस में डालोगे। सो इफ़ इट्स बिफोर यूज़ तो ऐड टू द एसेट, इफ़ इट्स आफ्टर यूज़ ऐड इट टू द एक्सपेंस। So here's now equipment. Cost of equipment includes purchase price,
सेल्स टैक्स, डिलीवरी चार्जेस जिसको हम फ्राइट चार्जेस भी कहते हैं, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर तो कोई चीज़ें बाय कर रहा है तो। और आप इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते और एक्सपेंस में डालते हो, जैसे कि इंश्योरेंस पेड आफ्टर डिलीवरी, जैसे हमने पहले भी बात की लैंड इम्प्रूवमेंट की, तो उसमें भी लैंड इम्प्रूवमेंट की नहीं बल्कि हमने बिल्डिंग की बात की थी। सो बिल्डिंग में भी यही था कि आप जब बिफोर करोगे सारे इंटरेस्ट होगा तो आप उसको काउंट करते हो, बट अगर आफ्टर होगा तो आप उसको काउंट नहीं करते। सेम गोज़ विथ इक्विपमेंट। सो ये इसके अंदर एनुअल लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होंगी तो वो भी आप काउंट नहीं करते, वो भी आपका एक्सपेंस में जाता है। मेंटेनेंस पोस्ट इंस्टॉलेशन, ये भी आप चीज़ें आप नहीं कर देंगे, ये रिकरिंग होती है, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं और आपके फ्यूचर पीरियड को इतना बेनिफिट नहीं करते। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑफिस का फर्नीचर, फैक्ट्री की मशीनरी, डिलीवरी ट्रक्स, एयरप्लेन्स, इसके अंदर वो सारी कॉस्ट आएंगी उसको अक्वायर करने की एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर द यूज़। So if it helps set up the asset include, so if it's running or maintaining it later तो आप उसको एक्सपेंस में डालते हो। तो लम्प सम परचेज भी हमारे पास इसके स्पेशल कंसिडरेशंस नहीं आता। सो इट्स बेसिकली इस कि जब आप मल्टीपल एसेट्स एक ही टाइम पे बाय करोगे, लैंड भी, लैंड इम्प्रूवमेंट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सब कुछ आप एक ही टाइम पे बाय करोगे तो टोटल परचेज प्राइस को आपने लाजमी एलोकेट करना होता है बेस्ड ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू और द अप्रेज्ड वैल्यू। सो इसमें हमारे पास जैसे कि एसेट्स हैं लैंड इम्प्रूवमेंट, इक्विपमेंट और लम सम, उनकी अप्रेज्ड वैल्यू ये थी या फेयर मार्केट वैल्यू 250,000, 50,000, 300,000, 400,000 इतनी थी। पहले आप उसका टोटल निकालोगे, फिर आप उसका एक परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ द अप्रेज्ड वैल्यू। वो कैसे आएगा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फॉर एग्जांपल 250,000 लैंड की अप्रेज्ड वैल्यू थी, आपने सिंपली उसको डिवाइड करना है टोटल वैल्यू से। सेम गोज विथ लैंड इम्प्रूवमेंट कि 50,000 उसकी अप्रेज्ड वैल्यू थी डिवाइडेड विथ 100,000, yes 1,000, 1 lakh. Then is equipment, same goes with equipment, 300,000 divided by 1 lakh. Same goes with lump sum. So the appraised value will be given to you. You have to calculate the percentage of the appraised value, which I told you that simply divide the appraised value with the total value. Then is allocation of 800,000. So how do you basically use it? The allocation of 800,000, that it was 25%, so multiply 25% by 800,000. So it will give you 200,000. Same goes with 5%, same goes with 30%, 40%, 100%. So it all goes like this. तो अगर आप इसको जनरल एंट्री बनानी होती है तो आप ऐसे करोगे कि लैंड की वैल्यू जो है, लैंड की इम्प्रूवमेंट, इक्विपमेंट, लम्प सम, जो भी आपकी वैल्यूज आपको दी हुई थी अप्रेज्ड वैल्यू वाली, तो जो आपने यहाँ पर एलोकेटेड कॉस्ट कैलकुलेट कर ली वो आप सारी डेबिट करोगे और एंड में एक कैश आएगी। तो बेसिकली दिस इज कैश वैल्यू। तो 800 कैश आप इन टोटल आप उनको एलोकेट कर रहे हो। So now we'll go through a real life example which is a machine purchase. Let's say you buy a machine and here's what counted. For example, machine की प्राइस को obviously आप इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि ये एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है। मशीन की बेस प्राइस हमेशा कैपिटलाइज्ड होती है। Then is फ्राइट चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस। तो मशीन को सप्लायर से अपने बिजनेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। So their cost is directly related to the usability. Then is सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स ये वो लीगली रिक्वायर्ड टैक्स होता है, इसके बिना इसका परचेज कंप्लीट नहीं होता। इट्स पार्ट ऑफ द परचेज प्रोसेस। देन इज इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करना और टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वो यूज़ के लायक हो, ये भी कैपिटलाइज होता है। देन इज एक्सीडेंट रिपेयर, सो इट्स नॉट इंक्लूडेड क्योंकि मशीन ट्रांसपोर्ट के दौरान डैमेज हो गया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एसेट प्रिपरेशन, so it's a corrective action, so it's treated as expense. तो एक्सीडेंट रिपेयर को भी हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। देन इज एडवर्टाइजिंग ब्रोशर्स। सो ब्रोशर्स या मार्केटिंग का एसेट की फंक्शनलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी है, नॉट एसेट प्रिपरेशन, हेंस इट्स एक्सपेंस। सो जो भी हमारे पास एसेट प्रिपरेशन। नाउ विल गो थ्रू अ रियल लाइफ एग्जांपल जो कि पेज 387 पर है। यू कैन सी that cost of including in the cost
The concept of including in the cost include necessary to put the assets in use illustrated by the following example. A factory orders a machine from a tool manufacturer at a list price of. So they have given us a list price. Payments will be made in 48 monthly installments. उन्होंने हमें installments बताई हैं कितनी 250 की, जिसके अंदर 2000 क्या है हमारे पास इंटरेस्ट चार्जेस हैं, और सेल टैक्स उन्होंने हमें सेल टैक्स बता दिया, उन्होंने हमें लिस्ट प्राइस बता दी विच आई टोल्ड यू कि हम इसको हमेशा इंक्लूड करेंगे. सो सेल्स टैक्स क्या था 6600 एंड फ्राइट चार्जेस, इसको हमने कहा था कि हम फ्राइट चार्जेस डिलीवरी चार्जेस को भी कैलकुलेट हमेशा करते हैं और इंस्टॉलेशन को तो हम कैलकुलेट करते हैं. सो द कॉस्ट ऑफ द मशीन, अगर हमें ये सारी चीज़ें गिवन हो और हमें कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड करें, तो हम ऐसे करेंगे कि लिस्ट प्राइस विच वॉज 10,000 वो एसेट की बेस प्राइस है जिसको हम हमेशा इंक्लूड करते हैं. सेल्स टैक्स 600 जो लीगली रिक्वायर्ड होता है इसलिए हम उसको इंक्लूड किया. फ्राइट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1350 वो मशीन को बिजनेस तक लाने की कॉस्ट है तो इसलिए हम उसको भी इंक्लूड करेंगे. इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, मशीन को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए सेटअप रिक्वायर्ड होता है इसलिए हम उसे भी इंक्लूड करेंगे. वाइल इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट 2000 हम उसे इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एसेट की फाइनेंसिंग कॉस्ट है, नॉट एक्विजिशन और सेटअप कॉस्ट, इसलिए हम उसको इसके अंदर कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं करते. सो नाउ विल सी सॉल्व्ड एक्सरसाइज ब्रीफ एक्सरसाइज 9.1. सो बेसिकली पैड्रे परचेज्ड यूज्ड पीसेस ऑफ हैवी इक्विपमेंट. मतलब परचेज्ड का मतलब है ये उसकी क्या होगी लिस्ट प्राइस होगी विच विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड. देन इज डिलीवरी ऑफ द इक्विपमेंट, डिलीवरी फ्राइट चार्जेस वो भी आप कैलकुलेट करोगे. एक्सपेंडिचर्स टू रिकंडीशन द इक्विपमेंट एंड प्रिपेयर इट फॉर यूज़, तो उन्होंने सिंपली लिख दिया कि आप उसको यूज़ के लिए हम उसको ये कॉस्ट होगी तो हम इसको भी ऐड करेंगे. देन मेंटेनेंस फॉर द फर्स्ट ईयर और ओन द इक्विपमेंट वॉज, अब उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर का मतलब ये है कि ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी इस प्राइस को कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसलिए हम इस प्राइस को नहीं रखते क्योंकि मेंटेनेंस भी है, रिकरिंग फीस है. और उन्होंने हमें कहा कि कॉस्ट फाइंड करें. सो इट्स सिंपल, आप सिर्फ डिलीवरी प्राइस कैलकुलेट करें, डिलीवरी कॉस्ट एंड रिकंडीशनिंग कॉस्ट, सिर्फ इन तीन को ऐड करें एंड यू विल गेट द आंसर. तो ये वो कॉस्ट है जिसको कैपिटलाइज किया जाएगा एंड यूज्ड एज द डेप्रिसिएशन बेस्ड. तो आप 1200 मेंटेनेंस को क्यों नहीं करते, आई रिपीट, क्योंकि वो रिकरिंग है, वो एक हम उसको एक्सपेंस की तरह काउंट करेंगे एंड इंकर्ड आफ्टर एज इट इज़ इन यूज एंड मस्ट बी एक्सपेंस्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंस में करेंगे. नाउ विल गो थ्रू सॉल्व्ड एक्सरसाइज 9.2. सो 9.2 में कंपनी ने मशीन परचेज की. तो इमेजिन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ने आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से कैपिटल है और रेवेन्यू है. तो एक छोटा सा रिव्यू सिर्फ ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपको काम आएंगे, और रेवेन्यू वो होते हैं जो रिकरिंग होंगे और एक्सपेंस की तरह काम करेंगे. तो इमीडिएटली आफ्टर एक्वायरिंग अ न्यू डिलीवरी ट्रक, जैसे ही आपने डिलीवरी ट्रक लिया आपने कितने दिए, 195 दिए. नेम ऑफ द स्टोर एंड अदर एडवर्टाइजिंग मटीरियल. तो आई रिपीट कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि एडवर्टाइजिंग मटीरियल आर नेवर इंक्लूडेड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. देन द सेकंड थिंग इज पेंटेड डिलीवरी ट्रक एट अ कॉस्ट. आपने क्या किया, उसको पेंट किया, सही है, एट अ कॉस्ट आफ्टर 2 years ऑफ यूज़. ऑब्वियसली यूज़ करने के बाद का खर्चा जो होता है, बाद का जो एक्सपेंस होता है वो ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा. जो रेगुलर मेंटेनेंस है, रिस्टोर्ड कंडीशन नॉट एड्स द वैल्यू. देन इज परचेज न्यू बैटरी. अब आपने क्या किया है कि नई बैटरी को आपने परचेज किया है. अब नई बैटरी को आप लिया है फॉर 2 year old डिलीवरी ट्रक. सो बेसिकली इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द worn out पार्ट, डजेंट एक्सटेंड ओवरऑल एसेट लाइफ, क्योंकि ये एक worn out पार्ट था जो आपने उसको उसकी जगह कोई चीज़ लाए हैं आप. देन इज इंस्टॉल्ड एन एस्केलेटर. आपने एक एस्केलेटर लिफ्ट को इंस्टॉल किया है. इसकी प्राइस ये है 17,500 3 story बिल्डिंग दैट हैड बीन यूज्ड फॉर सम इयर्स विदाउट एलिवेटर्स. तो ऑब्वियसली जब पहले एलिवेटर्स के बगैर आप उसको यूज़ कर रहे थे तो ये आपको आपने एस्केलेटर लगा दी तो आपको ये क्या करेगा, फ्यूचर बेनिफिट्स देगा और नई फंक्शनैलिटी देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा एक बिल्डिंग को.
purchased a pencil sharpener, obviously it's a revenue expenditure. Then it's for example, original life of the delivery truck had been estimated at 4 years and straight line depreciation of 25% yearly had been recognized. तो 3 साल बाद जब आपने इसको यूज़ किया, इट वॉज डिसाइडेड टू रीकंडीशन द ट्रक थॉरली इंक्लूडिंग एडिंग अ न्यू इंजन. तो जब आप नया इंजन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बेनिफिट यू एंड एक्सटेंड द लाइफ. तो इसलिए ये एक मेजर अपग्रेड है, लाइफ को एक्सटेंड करेगी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रक. तो आफ्टर की बात आ गई तो उसका मतलब आप पोस्ट एक्विजिशन की 3 कंडीशंस को सामने लाएंगे. तो ये अपग्रेड ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी दे रहा है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी दे रहा है और ये आपकी लाइफ को भी बढ़ा रहा है. तो इसीलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं. सो लेट्स गो थ्रू नाउ प्रॉब्लम 9.1a. बेसिकली प्रॉब्लम 9.1a में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे प्लांट एसिड की. द लिस्ट प्राइस उन्होंने हमें बता दी थी विच वॉज 275 एंड उसको एजुकेशन डिस्काउंट मिला है 250 का, 25,000 का सॉरी. तो 25,000 आप हमेशा डिस्काउंट जो आपको मिला है तो आपने कौन सी प्राइस पे कौन से की है, सो दैट विल बी 250,000. ऑब्वियसली आपने 50,000 कैश पे किया है, आपका 9% का नोट पेबल था एंड द नोट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस, उसके इंटरेस्ट चार्जेस क्या थे, ये थे. सही है, वॉज पेड प्रॉम्प्टली एट द मेजॉरिटी डेट. तो उसका सेल्स टैक्स उन्होंने हमें बता दिया, फ्राइट चार्जेस बता दिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बता दिए. इट्स क्वाइट एविडेंट ना कि हमने कौन सी ऐड करनी होंगी. आप इंस्टॉलेशन के दौरान ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वन ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल्स वर एक्सीडेंटली डैमेज. सो इट्स द सडन डैमेज, अनएक्सपेक्टेड डैमेज. सो इट कॉस्ट द कॉलेज टू रिपेयर it's the repair fees. Then is as soon as the computers were installed, the college paid 4,000 to print admission brochures. तो ये तो सिंपली हमारे पास एक मार्केटिंग एक्ट है, एक एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने ये यूज़ किया है. इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटलाइज कॉस्ट बेसिकली. सो नाउ इट्स पार्ट्स. पार्ट ए विच इज़ in one statement make a general statement summarizing the nature of expenditures that qualify for inclusion. तो आप कौन से इसमें यूज़ करोगे? आप सिंपली द टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में सिर्फ वही चीज़ें सिर्फ होती हैं जो आप यू नीड टू बाय इट एंड गेट इट रेडी फॉर यूज़. या तो बाय करने की एक्विजिशन करने के लिए और उसी पोस्ट एक्विजिशन करने के लिए. दिस मीन्स द रियल प्राइस यू पे, आप लिस्ट प्राइस, टैक्सेस, डिलीवरी, सेटअप, इंस्टॉलेशन, इन सब को करते हो. बट एक्स्ट्रा कॉजेज जैसे कि डैमेज रिपेयर्स हैं, इंटरेस्ट है या एडवर्टाइजिंग है, तो आप यहाँ ब्रोशर्स हैं, आप उसको इंक्लूड नहीं करते. देन कम्स हमारा जो है बी पार्ट. सो बी पार्ट सेज फॉर ईच ऑफ द 6 नंबर पैराग्राफ्स इंडिकेट विच आइटम शुड बी इंक्लूडेड बाय इन द टोटल कॉस्ट डेबिटेड टू इट्स कंप्यूटिंग. मतलब आप कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करोगे, इट्स सिंपली दैट. सो विल सी नाउ कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट. जब आपने दे दिया तो आपकी प्राइस क्या बच गई, 250,000 जो आपको देनी पड़ेगी. तो आप इसको इंक्लूड करोगे क्योंकि रियल अमाउंट है, ये बेस प्राइस है जो आप लाजमी आपको देनी पड़ेगी. देन इज इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट आप कभी भी नहीं देते, एज ए रिपीट के इंटरेस्ट एक लोन कॉस्ट है, ना ही एक पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट. सेल्स टैक्स आपको देना पड़ेगा क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन है. डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे आप ताकि आपका इक्विपमेंट भी तो कॉलेज तक जा सके. देन एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको देनी पड़ेंगी ताकि आपका इक्विपमेंट रेडी टू यूज़ बन सके. बट हम रिपेयर ऑफ डैमेज नहीं देते और प्रिंट ब्रोशर्स नहीं देते. तो एक तो ये एक्सीडेंट है, सही है, और एन अनएक्सपेक्टेड डैमेज है इसलिए भी, और दिस इज़ फॉर मार्केटिंग नॉट फॉर यूजिंग इक्विपमेंट. देन हियर्स पार्ट सी. इसमें उन्होंने कहा है कि हमें टोटल कॉस्ट बताएं विच इज़ डेबिटेड. तो इट्स सिंपल कि इक्विपमेंट जो 250 का बन गया था, सेल्स टैक्स उन्होंने हमें बताया था, फ्राइट चार्जेस एंड देन इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सबको ऐड करें एंड हियर्स योर टोटल कॉस्ट कैपिटलाइज विच इज़ 271K. Now we'll go through the problem 9.1b. It's similar to first one. For example, the list price of the equipment was for 40,000. स्पेशल डिस्काउंट उसे मिला 5,000 का. तो इट्स सिंपल कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या बन गई, 35,000. उसने इतना कैश पे किया एंड इशू द 3 month इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड बेसिकली. दैन उसने सेल्स टैक्स दिया, फ्राइट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस. वही बात है कि वॉज एक्सीडेंटली डैमेज टू रिपेयर की फीस है तो आप कैलकुलेट नहीं करते हो. इट कमोटेड बाई 3,200 टू प्रिंट ब्रोशर्स हैं तो इसका मतलब आप ब्रोशर्स को भी नहीं करते. इन वन स्टेटमेंट, सो लेट्स सी
पार्ट ए में आप सिर्फ वही कॉस्ट को करते हो जो आपको आपका जो एसेट है उसे रेडी टू यूज़ बनाने में या परचेज करने में काम आते हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, नथिंग एक्स्ट्रा। Now we'll go through the second thing, which is list price. List price is always included क्योंकि बेस प्राइस होती है, डिस्काउंटेड परचेज प्राइस है ये क्योंकि आपने इसको माइनस करना है। इंटरेस्ट आप दोगे, इंटरेस्ट जो है आपका कभी भी आप नहीं किया जाता क्योंकि एसेट की कॉस्ट नहीं होती। सेल्स टैक्स लीगल ऑब्लिगेशन है, डिलीवरी कॉस्ट, फ्राइट चार्जेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, इंस्टॉलेशन, आपको ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग जो है वो सेटअप और यूज़ के लिए ज़रूरी होती है। डैमेज रिपेयर और प्रिंटिंग ब्रोशर्स आप कभी भी नहीं देते। सो इट अ सिंपल समरी कि आप इसमें क्या क्या ऐड करोगे। आप इसमें डिस्काउंटेड परचेज प्राइस ऐड किया आपने, इसमें आपने सेल्स टैक्स ऐड किया, 600 आपने फ्राइट चार्जेस ऐड किए, 900 आपने इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग ऐड की। तो सिंपल आपका पूरा टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इतनी। तो की टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं वो ये हैं कि प्लांट एसेट्स के पहले हमने डेफिनेशन देखी कि प्लांट एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इसको आप रीसेल के यूज़ नहीं करते बल्कि यूज़ के लिए यूज़ करते हो, यूज़ के लिए आप उसको रखते हो। एन कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उसकी एसेट की लाइफ को बढ़ाएंगे, तो उसको आप एसेट की तरह रिकॉर्ड करते हो बैलेंस शीट में। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी सिर्फ मेंटेन करते हैं करंट कंडीशन को, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको वीकली, मंथली करने पड़ते हैं। कॉस्ट कंपोनेंट्स, आप कौन सी चीज़ों को हमेशा ऐड करोगे, परचेज प्राइस को, सेल्स टैक्स, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग। रिमेंबर परचेज प्राइस हमेशा डिस्काउंट के बाद वाली ऐड होगी। ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज़। और फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी इसकी, और प्लांट एसेट में कौन सी ऐड नहीं होती, हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट कभी भी आप ऐड नहीं करते। एक्सीडेंटल डैमेज रिपेयर्स आप कभी भी ऐड नहीं करते। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस आफ्टर द एसेट इन यूज़, तो एसेट बाद में जब आपने एसेट को यूज़ कर लिया और उसके बाद आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो वो आपकी ऐड नहीं होगी। जर्नल एंट्री सिंपल है सबकी, सारे एसेट्स की सिंपल यही जर्नल एंट्री बनेगी। सिंपल आपकी डेबिट होगा इक्विपमेंट हमेशा और क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि आप हमेशा कैश उनको दे रहे होते हो और इक्विपमेंट आपके पास आ रहा होता है, तो इसीलिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड every concept clearly now. Stay tuned for the next one.